तो कैसे विद्यार्थी आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई मस्त चलती होगी। और आपको तो विदित है कि हम आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा तैयारी करा रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, और आपको बता चुके हैं हम मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस सब कवर हो रहे हैं। आप अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। यहाँ पर आपका डाटा पूरा मिलने वाला, उसका प्लेलिस्ट नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल कर डाला है। और हमने कांस्टेबल तैयारी करवाया था एनटीपीसी और ग्रुप डी के पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से, और बहुत शानदार टॉपिक रहा, शानदार कवर रहा। उसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम फंसे थे। और आपको बता दें, हम अभी आपको हाल ही में एग्जाम हुआ कांस्टेबल का, उसके एग्जाम के प्रश्न भी कवर करा रहे हैं, मैथ्स का, रीजनिंग, जीके का, और साथ में जो एनटीपीसी ग्रुप डी का जो पीवाईक्यू प्रश्न है वो भी कवर करा रहे हैं। अभी जो आप देख पा रहे हो जीके जीएस, यह है आपका एनटीपीसी का सीबीटी वन एग्जाम का प्रश्न पत्र है, ध्यान रखें। इस प्रकार हम आरपीएफ कांस्टेबल के हाल ही में एग्जाम हुआ उसका जीके जीएस का प्रश्न, उसका मैथ्स, रीजनिंग का, तो एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल का तीनों का हम आपको प्रश्न कवर कराते रहेंगे। और आप देखते रहें, पढ़ते रहें, आप खुद समझ जाओगे कि पैटर्न क्या है। हम वीडियो के पहले आपको बता देंगे कि एनटीपीसी का है कि ग्रुप डी का कि कांस्टेबल का, समझे। चलिए, इसके पहले हमने जो प्रश्न कवर कराया है, 2-3 टॉपिक माना जाए, वो आपका रेलवे कांस्टेबल का ही है। चलिए, तो पहला प्रश्न लेके चलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए हम टॉप 20 प्रश्न कवर करेंगे, लास्ट तक बने रहेगा, जिससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और अदर परीक्षाओं की बात करें, वहाँ पर भी आप काम देगा, एसएससी, बैंक, रेलवे, मध्य प्रदेश की समस्त परीक्षाओं में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न देखिएगा, 2016 में भारत में कहाँ पर दुर्लभ डायनासोर इख्तियोसोर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था? तो आपको पता होगा, प्राचीन समय में डायनासोर एक बहुत विशालकाय जीव हुआ करता था, जिसका आज जीवाश्म में हमारे भारत के 2016 में कहाँ पाया गया था? गुजरात में, ठीक है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और राजस्थान की जयपुर है, जिसे पिंक सिटी, गुलाबी नगर कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। और मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल है, जो झीलों की नगरी भी कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, चलिएगा। और याद रखिएगा, उस समय जो प्रश्न पत्र आया करते थे वो आपका सिस्टमेटिक नहीं आया करते थे। और अभी वर्तमान आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का सबका अलग अलग पार्ट डिवाइड करके दे रहा है। चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? आप लोग खुद तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि कांस्टेबल का जो एग्जाम का पैटर्न है, साइंस, जीके जीएस का, मैथ्स का, रीजनिंग का, क्या एनटीपीसी ग्रुप डी का साथ मैच करता है या पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। आप खुद भी अनुमान लगा सकते हो। हम आपको तीनों का प्रश्न पत्र दिखाएंगे, समझे। चलिए, और कांस्टेबल एग्जाम के पहले हमने आपके लिए एनटीपीसी ग्रुप डी का ही प्रश्न पत्र का हमने प्रश्न उठा के हल करवाया था। चलिए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में किया गया था, और यह भारत में कंपनी करने को उद्देश्य आया था। फिर धीरे धीरे इसका लालच बढ़ता गया और यह भारत पर कब्जा कर लिया। वो तो आपको पता होगा, है कि इतिहास में आप पढ़े होंगे, याद रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, व्यापार के उद्देश्य से भारत में आया था, 1600 में इसका गठन हुआ था, समझे। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न तक आपको देखना है, बगल में पेन कॉपी रखे बैठिएगा, चाहे मैथ्स की क्लास हो, चाहे रीजनिंग का, चाहे जीके का, समझे। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो जीडीपी मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं विद्यार्थियों, क्या बोलते हैं पता होना चाहिए आपको, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक, याद रखिएगा। अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिएगा, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो भारत का जो जीडीपी दर होता है, इसकी बात कर रहा, इसमें सर्वाधिक क्षेत्र किस क्षेत्र का योगदान होता है? वो आपका रहेगा तृतीय क्षेत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र, याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र, ठीक है। चलिए, जैसे द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र में आप कह सकते हो कृषि आएगा, ठीक है। और कृषि से जो उत्पाद बनते हैं, याद रखिएगा, वो आपका द्वितीय क्षेत्र में कहलाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र में आपका उद्योग आ जाएगा, और उनसे जो सामान बनता है उसका उपयोग होगा, वो तृतीय क्षेत्र में आएगा। बैंकिंग सुविधाएं हो गई, अस्पताल हो गए, शिक्षा, विद्यालय, सब के सब कहाँ कहलाते हैं? तृतीय क्षेत्र में, ठीक है, सुविधाएं। तो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान, याद रखिएगा, तृतीय क्षेत्र का होता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सूर्य का चक्कर लगाने वाली चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, सूर्य, आपको पता होगा, सूर्य संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य एक इकलौता ऐसा है जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, याद रखिएगा। पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्रोत कौन है? सबसे बड़ा सूर्य, याद रखिएगा। और सभी ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड या पिंड क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और सौर मंडल का मुखिया भी सूर्य कहलाता, याद रखिएगा। और हमारा पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाता है।
इसलिए वो ग्रह कहलाता है। तो हमें बोल रहा है सूर्य का चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उल्का पिंड। याद रखिएगा, तो उल्का पिंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो इसका आंसर ये होगा विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस में बैठक हो रही थी, जिसमें गांधी जी ने नेताओं को कहा कि खिलाफत आंदोलन के साथ साथ आपको स्वराज का भी समर्थन करना है और साथ साथ आपको असहयोग आंदोलन चलाने के लिए भी राजी कर लिया था। तो उस अधिवेशन का नाम क्या रहेगा? कलकत्ता अधिवेशन। और कलकत्ता कहाँ पड़ता आपको पता है? ये पश्चिम बंगाल में, लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश में, बॉम्बे महाराष्ट्र में, नागपुर भी कहाँ पड़ता? महाराष्ट्र में। इस प्रकार आपसे आपको राज्य का नाम भी पता होनी चाहिए, है कि नहीं? चलिए, इस प्रकार से आप खुद देख पा रहे होंगे कांग्रेस का से संबंधित प्रश्न आपको, अधिवेशन स्थापना कौन भाग लिया, इस प्रकार का प्रश्न तो हमें हाल ही एग्जाम कांस्टेबल में पूछा, अगर आप पता होगा तो। हमने अभी तक दो कह सकते हैं, हाँ, 2 शिफ्टों का प्रश्न कवर करा चुके हैं। 25-25 प्रश्न हुआ 2 वीडियो में, और उसके बाद फिर 20 प्रश्नों का वीडियो बना है। अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि किस प्रकार का पैटर्न का प्रश्न पूछा, वहाँ पर जो टॉपिक पूछा वो टॉपिक यहाँ पर भी है। जी, तो एनटीपीसी का चल रहा है भाई, वो तो कांस्टेबल का था। तो समानता हुआ ना, बस आप लोगों को समझने के ऊपर है कि आप समझ पाओ तभी तो। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, भारत भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है? तो भारत सरकार, याद रखिएगा, जो शिक्षा विभाग आता है यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आप याद रखिएगा, शिक्षा एजुकेशन याद रखिएगा, जो आएगा मानव संसाधन विकास के अंतर्गत। तो शिक्षा पोर्टल का लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या याद रखिएगा? साक्षात। ठीक है, साक्षात एक प्रकार का क्या है? शिक्षा पोर्टल का नाम है। जो कौन किया है? भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो शिक्षा भी इसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित क्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो याद रखिएगा, अगर आपको बात कर रहा है, भूगोल में भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जैसे केमिस्ट्री में हो शाखाएं, मतलब सभी विज्ञानों में, या आप कह सकते हो अन्य शाखाओं में बटा होता है। उसी प्रकार जो भौतिक भूगोल होता है, याद रखिएगा, भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसमें आप भू आकृति विज्ञान का अध्ययन करते, याद रखें। ठीक है, तो भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा की बात कर रहा है? जिसमें आप स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति व संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वो आपका रहेगा भू आकृति विज्ञान। तो भू आकृति विज्ञान में आप भूमि के बारे में पढ़ोगे, भूमि कैसा है, क्या पठार है, पर्वत पठार हैं, किस प्रकार कौन कौन घटनाएं घटती, कौन कौन से खनिज मिलते हैं, ये सब आप भू आकृति विज्ञान में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष आप खुद देख पा रहे होंगे बढ़िया सा, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समता, समानता, बंधुता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लाया गया है? तो इस प्रकार से जो प्रश्न हमें इंगित कर रहा है कि आपको संविधान की स्रोत भी पढ़ना पड़ेगा। तो जो जिस जिस देश से आपने संविधान को अंगीकृत किया है, उन देशों से क्या अंगीकृत किया है, क्या आपने सभी अपने संविधान में शामिल किया है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, तो स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का जो सिद्धांत है हमारे भारत देश ने संविधान में कहाँ से लाया? याद रखिएगा, फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस से लाया गया है। और रही बात यहाँ पर आयरलैंड से आपने क्या लाया है? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका से आपने मौलिक राष्ट्रपति लाए हैं आप लोग, है कि नहीं, मौलिक अधिकार लेकर आए हो। इस प्रकार से फ्रांस से आपने क्या लाया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत लाया, याद रखिएगा। और इस प्रकार से आपको समझ पा रहे होंगे कि हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है। फ्रांस की राजधानी क्या हो, आपको पता होनी चाहिए, तो क्या हो? ये पेरिस, याद रखिएगा। ब्रिटेन की क्या पड़ता है? लंदन। और लंदन जो बसा है ये टेम्स नदी के तट पर है। ये भी बहुत शानदार प्रश्न कई किताबों पर पूछ चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे हम वाशिंगटन, इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। आयरलैंड की क्या हो जाएगा? डबलिन। राजधानी क्या होती है? डबलिन। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप एक पा रहा होंगे यहाँ पर आपके समक्ष है, एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है? आपको पता है कि वायु सेवा, जैसे आपको पता यातायात का बहुत सारे साधन होते हैं, हवाई जहाज होता है, पानी जहाज होता है, और अन्य प्रकार के सड़कों के माध्यम से जो वहाँ पर साधन चलते हैं यातायात के, उनके माध्यम से आप
अपनी यात्रा को मंगलमय करते हो। उसी प्रकार अगर आपकी बात किया जाए तो वायुयानों की बात करें तो अलग अलग कंपनियां होती हैं जो वायु यातायात को पूरा करवाती हैं। तो उनमें से एक कंपनी का नाम एयर इंडिया है। तो एयर इंडिया का जो लोगो है इसके बारे में हमें प्रश्न पूछता है तो उसका लोगो क्या बताता देखिएगा। उसका लोगो कहता है एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणांक का चक्र बनाया गया है। तो एक जो एयर इंडिया याद रखिएगा जो वायु सेवा प्रदान करता है भारत में, और इसने अपने लोगों के रूप में उड़ता हंस बनाया है और साथ में उसके अंदर कोणांक का सूर्य मंदिर याद रखिएगा। और कोणांक का सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता था पता चाहिए, उड़ीसा, उड़ीसा के पुरी में, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर याद रखिएगा। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर भी कह सकते हो, जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ पर, उड़ीसा के पुरी में, जिसे हम कोणांक सूर्य मंदिर भी कहते हैं याद रखिएगा। और बहुत शानदार प्रश्न है याद रखिएगा, हमने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया, अगली भर्ती पूछेगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा अलोह धात्विक खनिज नहीं है। तो हमें अलोह की बात कर रहा है जिसमें लोहा नहीं पाया जाता, धात्विक खनिज नहीं है, देखिएगा अभ्रक। बाकी तांबा, बॉक्साइट और लेड सबके सब क्या है आपके लोहे धात्विक खनिज हैं और अभ्रक नहीं है। इस प्रकार से आप देखिएगा धातुओं से संबंधित हमें गुण व उनकी क्रिया करने का आरोही क्रम, अवरोही क्रम और किस प्रकार से वो अलग अलग धातु, अधातु, उपधातु सब पढ़ना पड़ेगा, समझे, नॉन मेटल, मेटल और सब मेटल। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जैसे आपको पता है ऊर्जा के माध्यम से कोई भी कार्य आसानी से किया जा सकता है, उसी प्रकार हमें ऊर्जा अनेकों स्रोतों से प्राप्त होती है। नवीनीकरण ऊर्जा होती है कि नहीं, गैर नवीनीकरण ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा के प्रकार से भी हमें प्रश्न पूछ रहा है और उसमें से और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा क्या पूछ रहा है, समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो हम समुद्र के माध्यम से भी क्या प्राप्त कर सकते हैं ऊर्जा, तो हमें पूछ रहा है कि कौन सा स्रोत नहीं है। देखिएगा समुद्र में ज्वार उत्पन्न होते हैं, ऊर्जा निर्मित कर सकते हैं, तरंग से ऊर्जा निर्मित हो सकती है, लेकिन महासागरीय तापीय ऊर्जा भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो हम महासागरों से, समुद्रों से, ज्वार भाटा के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से, महासागरों में जो लहरें उठती हैं उनके माध्यम से हम समुद्री ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा को सिर्फ सूर्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आसानी से छड़ गया। आज देखिए कई बार आपको प्रश्नों को ऑप्शन से भी छांटना पड़ेगा, समझे। चलिए तो ये रहा आपका हल। अगला प्रश्न देखिएगा, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। अब हमें इसके पहले एक प्रश्न पूछा था कि भाई संविधान का स्रोत, कि फ्रांस से आपने क्या लाया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, है कि नहीं। उसी प्रकार से अगला प्रश्न हमें बता रहा है संविधान के बारे में कि हमें अनुच्छेद का भी प्रश्न आएगा। तो जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, जीने का अधिकार है आपको, आप जी सकते हो, ये अधिकार आपको आर्टिकल नंबर 21 में मिलता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। और आपको बहुत शानदार प्रश्न पूछा है, याद रखिएगा 1920 से प्रारंभ हुआ था जो 1922 तक चला। अब शुभारंभ का मेन कारण याद रखिएगा 1919 में, जो आप पता 13 अप्रैल, तो पता ही होगा आपको 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का शुभारंभ किया था 1920 में, और उसके बाद 1922 में समाप्त करना पड़ा चोरी चोरा कांड, याद रखिएगा चोरी चोरा कांड के कारण। तो शुभारंभ का कारण क्या था, भारतीयों का ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष प्रकट करना, 1919 कांड का विरोध करना और अनेक प्रकार की समस्याओं का निवारण के लिए असहयोग आंदोलन चलाया गया था, और जिसे हम याद रखिएगा असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा, याद रखिएगा भाई, मैं नहीं जानता, बता दिया मैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। 1920 में जो शुरू हुआ था 1919 घटना के बाद, और भी तत्कालीन कारण थे, और 1922 में क्यों समाप्त हो गया पता होनी चाहिए आपको। इसका मेन कारण था कि चोरी चोरा कांड, समझे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो ये आपका कंप्यूटर का प्रश्न कह सकते हैं आप, वेबसाइटें हैं कि नहीं, या सूचना प्रौद्योगिकी का प्रश्न है। आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर्स, समसामयिक घटना जिसे कहते हैं आप लोग, और आपको खेल हो गया आपका, और
और अदर प्रकार के जो जीके जिसका पोर्शन शामिल होता है, सूचना प्रौद्योगिकी शामिल होगा, साइंस का शामिल होगा, सभी प्रश्न आपको हम कंबाइंड रूप में दिखाएंगे, जिससे आपको खुद समझ में आनी चाहिए कि प्रश्न का पैटर्न क्या होता है। और आप देख पा रहे होंगे हमें बोल रहा शिक्षा से संबंधित पोर्टल नहीं है या वेबसाइट नहीं है। देखिएगा एजुकेशन लिखा है, हो ही सकता है। एनसीईआरटी ये भी है, आपको पता है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें अवेलेबल होती है और उन्हीं के माध्यम से पढ़ाई जारी होती है और अधिकांश प्रश्न एनसीईआरटी से ही बनता है। तो एनसीईआरटी से भाई इसमें आपको पता है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ वेबसाइट है। अब देखिएगा ऑनलाइन एसबीआई। अब एसबीआई तो एक वित्तीय संस्थान है भाई, तो ये कहाँ से शिक्षा से सम्मिलित हो गया? नहीं, यही आपका आंसर आएगा ना, समझे? आपने यहाँ छाटे, अब देख पा एसबीआई। एसबीआई एक प्रकार की क्या है? वित्तीय संस्था है, तो भाई शिक्षा से संबंधित नहीं हुआ, वही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रांतीय स्वतंत्रता, ठीक है, को भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान के तहत वर्णित किया गया था। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक योगदान ब्रिटिश अधिनियम की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो अधिनियम है यहाँ पर, इसको अधिकांश भारत ने अपनाया है संविधान में, ठीक है। तो उसी में क्या कहा गया है, प्रांतीय स्वतंत्रता को भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 में वर्णित मिलता है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ अधिकांश भारतीय संविधान में किस ब्रिटिश अधिनियम को हमारे भारतीय संविधान अपनाया गया, वो रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में, समझे, को अपनाया गया। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? अगर आप क्षमा चाहूँगा, अगर आप जीवों को वर्गीकरण कर रहे हो, ध्यान रखें, तो आपको पता होगा, अगर आप बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा उसमें जीवलॉजी एक विज्ञान आता है, जंतु विज्ञान, जिसमें अगर आप जंतुओं को वर्गीकरण कर रहे हो, क्लासिफिकेशन, तो आप उसमें सबसे मूल इकाई की बात करें तो जाति, पहले सर्वप्रथम जाति को देखा जाता है, उसके बाद अन्य चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो जाति के माध्यम से हम पहले शुरुआत में वर्गीकरण करते हैं जीवों का, याद रखें। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष, आप देखिएगा क्या देख रखा है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को समानतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? रखिएगा, हम आपको बता दें, विश्व बैंक। विश्व बैंक को पहले क्या कहा जाता था? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जिसे हम विश्व बैंक कहते हैं, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, याद रखिएगा। जिसका एक ही काम होता है विश्व में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संबंधित विनिमय करना, नियम बनाना, कानून बनाना, उन्हें पालन करवाना, वित्तीय संबंधित सुझाव प्रकट करना, ये सब विश्व बैंक का काम होता है, आप समझ गए होंगे। और जिसका मुख्यालय कहाँ पर, याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी में, समझे, ये पड़ता है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ये एक प्रकार का आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वित्तीय संस्था, जिसको हम पहले क्या बोलते थे, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता, याद रखिएगा, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे यह विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय संस्था है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहते हैं, यह भी एक वित्तीय संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, याद रखें इसको भी। और स्टेट बैंक की बात करें जिसे हम SBI कहते हैं, यह भारत का सबसे अधिक शाखा या विश्व में सबसे अधिक शाखा वाला बैंक है। और भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें RBI, यह विश्व का नहीं, यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपको समक्ष है, सकल घरेलू उत्पाद, जिसे अभी बताया था हमने, ग्रॉस डोमेस्टिक, समझ आएंगे, हाँ सकल घरेलू उत्पाद नहीं है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर रहा है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? रखिएगा, जैसे आपको पता होगा कि सकल घरेलू उत्पाद अलग होता है, तो यहाँ सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर रहा है, GNP। इस प्रकार फुल फॉर्म आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म हमें रेलवे भर्ती परीक्षा का कांस्टेबल पूछा है, तो ये तो बोल रहा हूँ आपको दोनों का कंबाइंड कॉन्सेप्ट आपको यहाँ वहाँ काम देगा, समझे। तो GNP मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अगर आप लोग अवमूल्यन को घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, समझे, याद रखिए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये आपका अर्थशास्त्र का प्रश्न। अगला प्रश्न आप समझ देखिएगा, आप लोग समझ पा रहा हूँ यहाँ पर प्रश्न के माध्यम से। हमें प्रश्न कह रहा है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ आपका ऑप्शन में पहला ही राइट होगा,
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक यह वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा, और भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी इन्होंने अपना कर्तव्य निर्वहन किया है। और इनकी बात करें एक प्रकार से याद रखिएगा कि भारत के पहले वैज्ञानिक मतलब भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर भी अपने कार्य को दिया है देश सेवा में। और याद रखिएगा इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। ये भी प्रश्न बनता है किस राज्य में जन्म हुआ था, तमिलनाडु, और वहाँ का शहर का नाम क्या रहेगा, रामेश्वरम। और राजधानी तो आप पता है इसका चेन्नई है, जिसका प्राचीन नाम मद्रास था। डॉक्टर जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह और अब्दुल कलाम सबके सब राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझे। चलिए अगला प्रश्न आपको देखिएगा, ज्योग्राफी का प्रश्न मिला है। शब्द मानसून तो आप सुने होंगे। शब्द मानसून को खालिस्तान शब्द मौसम से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम। ठीक है, तो वो अरबी है। मानसून शब्द जो अरबी है, जिसका शब्द मौसम से लिया गया है। ठीक है, मानसून शब्द है जो अरबी है, जो मौसम शब्द से लिया गया है, और जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम। तो जी आपका रहा भाई 20 प्रश्न। तो हमने 20 प्रश्न आपको कवर कर दिया है, और हमने बिल्कुल PYQ प्रश्न ही कवर कराया है, जो आपको टॉप 20 प्रश्न मिले। और इस प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा व्याख्या सहित प्रश्नों को समझाया है, लिखाया, पढ़ाया है। आपने देख लीजिए, आप देख लिए। हमने इसके पहले और भी हमने प्रश्न कवर कराया NTPC का, ग्रुप D का, और मैथ्स का, रीजनिंग जी के का, जिससे आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि कांस्टेबल एग्जाम आया था, वो किस प्रकार का आया था, और क्या पैटर्न फॉलो हो रहा नहीं हो रहा है। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो कांस्टेबल नहीं आए हैं मैथ्स का, रीजनिंग का, वो आपको NTPC ग्रुप डी में दोनों का कंबाइंड रूप में देखिएगा। दोनों का थोड़ा हल्का नहीं, पूरा सिलेबस 80% आपको 90% सेम टू सेम मिलेगा कांस्टेबल जैसा। समझे, चिंता ना करें, आप लोग प्रोग्राम पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहोगे कंटिन्यू बस। और जो विद्यार्थी हमें देख रहा है तो देखें, जिसे नहीं देखना है ना देखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम उन विद्यार्थियों को सहयोग करेंगे जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए हम आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिससे वो विद्यार्थी पढ़ लिख कर आगे बढ़कर एक अच्छा भविष्य बना सके। समझे। चलिए आप हमारे साथ होना, बढ़ते रहो। जो विद्यार्थी जो बोलता है उसको बोलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप विश्वास के साथ पढ़ें, हम आपके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें विद्यार्थियों, आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, आपका सहयोग हौसला बढ़ाने का काम कर रहा है, और हम आपके हर संभव प्रयास करेंगे सही सटीक जानकारी के माध्यम तैयार करने का। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपका NTPC का PYQ क्लास था, ध्यान रखें। इसके पहले हमने 25 प्रश्नों का जो प्रश्न कवर कराया है, वो आपका हाल ही में एग्जाम हुआ कांस्टेबल उसका था। तो कांस्टेबल एग्जाम का प्रश्न लेंगे, NTPC कब लेंगे, ग्रुप D कब लेंगे। समझे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।